जी आ गई सर, आ गया। अब आ गई। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ तो मैं बता रहा था आपको फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सके, बह सके। तो आपको दो सब्सटेंस पता है मैटर के स्टेट से, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस दो स्टेट होते हैं जो फ्लो कर सके। ठीक है, और फ्लो का मतलब होता है जो अपनी पोजीशन, रिलेटिव जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो सके। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स है उसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती रहे टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्लूइड। और मैकेनिक्स क्या होते हैं? मैकेनिक्स होती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, फोर्स और फोर्स के इफेक्ट स्टडी करते हैं। फोर्स, जैसे कोई भी फोर्स किसी पे एक्ट कर लिया, मान लो टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है कि भाई जो फोर्स किसी सरफेस के पैरेलल एक्ट करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेंजेंशियल फोर्स। जैसे अभी यहाँ पे एक वो बुक पे किसी ने हैंड रखा हुआ, तो जब आप बुक पे हैंड रख के और उसको आगे की तरफ स्लाइड करोगे तो उसे कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स, जो किसी सरफेस के पैरेलल एक्ट कर रही हो, या किसी सरफेस के जो पैरेलल एक्ट कर रही हो, अलोंग द सरफेस एक्ट कर रही हो। ठीक है, जो हम फ्लूइड उसे कह। और मैकेनिक्स क्या होता है कि जिसमें हम फ्लूइड के जो फोर्स होते हैं और उसके इफेक्ट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। जैसे फोर्स कोई भी, जो हमने अभी देखा टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रही है, और इफेक्ट्स जो होते हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जो भी इसके इफेक्ट्स जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। अब हमारा सिलेबस क्या है? सिलेबस में हम सबसे पहले तो फ्लूइड और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो डिस्कस करेंगे, जो हम आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है, जो हम फ्लूइड का जो बिहेवियर डिस्कस करते हैं रेस्ट में और मोशन में। फ्लूइड तीन तरह के, मैकेनिक्स के तीन पार्ट है। फ्लूइड स्टैटिक्स, मतलब कोई भी पानी जब रेस्ट पे होगा, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। और इसको आज हाइड्रोस्टैटिक्स और कहते हैं, जब हम वाटर की, जो वाटर जब रेस्ट पे हो, जब उसकी स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। जब काइनामेटिक्स की दूसरा पार्ट है फ्लूइड काइनामेटिक्स। जब भी हम किसी भी फ्लूइड की एक बॉडी ले ली, हमने कोई भी एक फ्लूइड की ट्राइंगल बॉडी ले ली, ठीक है, उसके बाद में जब भी हम उस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, आपने कोई भी, चाहे उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, चाहे उस पर कोई भी फोर्स एक्ट कर रही हो, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी आएगी, जो एक्सेलरेशन आएगी, या जो भी उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आएगी, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स एक ऐसा, फ्लूइड डायनामिक्स जो तीसरा पार्ट है, उसमें हम जो फोर्सेस भी साथ में कंसीडर करके उसको स्टडी करते हैं। उसमें हम एक्सेलरेशन और फोर्सेस, जो भी उसकी जो इफेक्ट्स होंगे, वो भी साथ में स्टडी करते हैं। अब आपको पता है कि हमने आगे पहले डिस्कस किया था कि मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो भाई आपको पता है कि भाई सॉलिड जो है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सॉलिड का है। इसमें देख लीजिए कि जो भी आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जिसके कारण आप जब भी कोई भी फोर्स इन पे लगाओगे तो उसका क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन होगी वो बहुत कम होगी। जो डिफॉर्मेशन होगी, और वो डिफॉर्मेशन एक स्टैटिक डिफॉर्मेशन होगी, मतलब एक हद तक डिफॉर्मेशन होगी, उसके बाद नहीं होगी। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं ये कि भाई एक यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है, तो एक जो फ्लूइड, जो सॉलिड बॉडी है, उसमें डिफॉर्मेशन एक एक्सटेंड तक है। और लेकिन जब आप लिक्विड का केस लोगे, जो फ्लूइड का केस लोगे, जो डिफॉर्मेशन है वो आगे तक होती रहेगी। मतलब फ्लूइड आर दोज सब्सटेंसेस that deforms continuously under the application of tangential force, no matter how small is the value of the applied tangential force। मतलब चाहे टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी भी छोटी हो, लेकिन जो फ्लूइड है वो डिफॉर्म करता रहेगा कंटिन्यूअस विद टाइम। क्योंकि हमने देखा था फ्लो क्या होता है, फ्लो होता है रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आप चाहे कितनी ही टेंजेंशियल छोटी फोर्स लगाइए, वो जो फ्लूइड में है जो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होती रहेगी। अब आपको पता है कि भाई लिक्विड में जो होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो
और एज कंपेयर टू गैस थोड़ा कम होता है, जिसके कारण जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगी वो लिक्विड में कम होगी और गैस में और भी कम होगी। अब सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड भाई कि भाई आपने मेटल है, कोई वुड बॉडी है, कोई भी है जिसके पास में कंपैक्ट और एक डेफिनेट शेप हो। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आप लिक्विड को कोई भी कंटेनर में पोर कर दो, तो किसी भी चीज में पोर कर दो, किसी चीज में डाल दो, तो क्या होगा कि भाई जो लिक्विड जो है वो उस कंटेनर की उसकी शेप ले लेगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ कि वे आपसे मिलने आने वाले हैं और हवन कुंड भी वापस करना है और बात भी करनी है। लेकिन जब आप गैस गैस पे ऊपर जाएंगे तो गैस में क्या होगा? इसमें उन्होंने लिख के भेजा हुआ है कि वे आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने आने वाले हैं और हवन कुंड भी वापस करना है और कोई बात भी करनी है। ये कौन बोल रहा है? ये अपना माइक्रोफोन म्यूट क्यों नहीं करते हो? सुमित, साहिल एंड बेबी कुमारी, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। लेकिन जब हम गैस का लेंगे तो उसमें क्या होगा? क्योंकि गैस एक ऐसी चीज जो ऑलवेज एक्सपेंडिंग है, क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस, वो बहुत ज्यादा है। जो डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, हेलो दोनों, ये डायग्राम जो शो कर रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड करती रहती है, क्योंकि उनके बीच में कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। जो जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड करती रहेगी। कि मतलब जैसे आपके व्हीकल के एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती है वो इन्वायरमेंट में कंटिन्यूअसली फैलती रहती है। और जो सॉलिड होते हैं वो टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स या शियर फोर्स कुछ भी रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड होती है उनमें कंप्रेसिव फोर्सेस ही जो झेलने की क्षमता होती है। जैसे आप कोई भी आप फ्लूइड ले लीजिए, जैसे आप क्या करिए कि आप 10 कंबल के नीचे आप अपने ऊपर डाल लीजिए। 10 कंबल से क्या होगा कि आपके ऊपर ऐसे जैसे जैसे डेप्थ के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। जो है किसी भी डेप्थ, जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा वो किसी डेप्थ के साथ धीरे धीरे इंक्रीज करता रह जाएगा। ये देख लिया कि भाई नॉर्मल फ्लूइड में दो तरह से फोर्सेस एक्ट करती है। किसी भी फ्लूइड के केस में दो तरह से फोर्सेस एक्ट करती है। एक तो फोर्स जो उसके नॉर्मली एक्ट कर रही हो, कि भाई जो किसी फोर्सेस जो उसके एरिया के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, और एक जो है किसी फोर्सेस के पैरेलल एक्ट कर रही है, जो किसी की सरफेस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो उसे कहते हैं हम शियर फोर्स, जो इस डायग्राम में इधर शो हो रही है। और एक होती है जो नॉर्मल स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेस जो आप यहाँ पे ग्रीन, ब्लू और रेड कलर से देख रहे हैं, वो होती है नॉर्मल फोर्स। जो नॉर्मल जो स्ट्रेस जो फोर्स उस पर एक्ट करेगी उसे कहते हैं हम नॉर्मल फोर्स। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती है? तो अब आपने देखा कि जो फ्लूइड होते हैं वो कैपेबल ऑफ फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर उन पे कोई टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करे। जैसे आप इस डायग्राम में शो देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, ये एफ डायरेक्शन में। ठीक है। ये फोर्स एक्ट करने की वजह से क्या होगा कि इसमें एक डिफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस रहेगी। जैसे फाई एंगल है, ये थोड़ी देर बाद फाई 1 हो जाएगा, फिर फाई 2 हो जाएगा, फिर फाई 3 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम? फ्लो प्रॉपर्टी। इसी को क्या कहते हैं हम? फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है। और जब पानी जब रेस्ट पे होगा, पानी जब भी किसी एक फंक्शन पे जब रेस्ट पे होगा तो शियर स्ट्रेस जीरो होगा। शियर स्ट्रेस के बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो जो जितने हमने देखा कि पानी में फोर्सेस दो तरह से एक्ट करती है। एक तो शियर फोर्सेस जो एक्ट करती है, जो टेंजेंशियली एक्ट करेगी, और एक जो फोर्सेस एक्ट करेगी जो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी। तो जो सारी जो फोर्सेस फ्लूइड पे एक्ट करेगी वो हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी जब पानी रेस्ट पे हो। ठीक है। अब फ्लूइड के हमने दो कंपोनेंट देखे थे। हमने बोला था कि जो भी फ्लो कर सके, मैटर की स्टेट जो फ्लो कर सके। तो मैटर की स्टेट कौन कौन सी फ्लो कर सकती है? एक तो लिक्विड कर सकती है और एक गैस कर सकती है। लिक्विड क्या होता है कि जिसके भाई जो एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है उसकी, जो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बहुत स्लाइटली चेंज होती है। कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इनका ओनली 5%
से लेस चेंजेस होता है। तो हम क्या मानते हैं कि भाई पानी जो है, जो लिक्विड है, जो भी कोई भी, वो इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन जब आप गैस के केस में आते हैं तो भाई इनमें अगर आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, जो वॉल्यूम का चेंजेस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या मानते हैं कि भाई लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल बट गैस आर कंप्रेसिबल। ठीक है। अब हमें गैस, जब भी हम फ्लूइड स्टडी करते हैं तो हम फ्लूइड की एक बॉडी को एक सॉलिड बॉडी की तरह एज्यूम करते हैं कि भाई कैसे, जब भी, क्योंकि हम जब भी किसी भी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होने के कारण क्या होगा कि जब भी हम हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिफॉर्मेशन सबकी अलग अलग होगी। लेकिन जब भी हम ऐसे स्टडी करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। तो हम एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एज्यूम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड के अंदर से एक फ्लूइड की कोई भी बॉडी हम एज्यूम कर लेते हैं और उसके अंदर एक उसकी डायमेंशंस ले लेते हैं, कुछ भी एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जैसे मान लिया हमने एक क्यूब एज्यूम कर लिया जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। ठीक है। तो हम उसमें जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर कुछ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, जो लेंथ, ब्रेड्थ, जो हाइट है ऐसी एज्यूम करते हैं जिसके जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है उनसे बहुत ज्यादा बड़ी हो। कि भाई टू स्टडी फ्लूइड हम क्या करते हैं, फ्लूइड को एक कंटेनर मानते हैं और जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो फ्लूइड के बीच में जो डिस्टेंस है, उनको नेग्लिजिबल मानते हैं एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ सिस्टम। डायमेंशन क्या है, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमने एज्यूम करी है वो हम ऐसी मानते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंसेज है वो उससे जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, जिससे हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और फिर हम फ्लूइड को एक सॉलिड बॉडी की तरह एज्यूम करते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो फ्लूइड कैसे एक्ट करेगा, एक सॉलिड बॉडी की तरह। उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअम प्रिंसिपल, जिसमें क्या हुआ कि भाई जो फ्लूइड जो है एक सॉलिड बॉडी की एक्ट करा। अगर आपने किसी भी फ्लूइड पे अब कोई भी फोर्स लगाई तो क्या होगा, सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटीज भी सेम रहेगी और उनका जो सारा जो डिफॉर्मेशन है वो भी एक कंटिन्यूअस रहेगा। कि भाई जो एक, जब आप एक मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाओगे तो वो मॉलिक्यूल दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल अगले पे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा। इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं। सर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनको इन कर लो। एक मिनट। अब हम कंसीडर करते हैं फ्लूइड जब मोशन में हो। ठीक है। कोई भी आप फ्लूइड का एक कंटेनर जो हमने ऐसे एज्यूम किया था इस फ्लूइड कंटिन्यूम में, वैसे हम एक फ्लूइड को कंसीडर कर लेंगे जिसका जो एक किसी फिक्स सरफेस के अलोंग फ्लो कर रहा है। जैसे कैनाल सिस्टम में पानी फ्लो करता है तो एक फिक्स सिस्टम की, मतलब जो बेस है उसका वो तो फ्लो नहीं कर रहा होता, तो एक बेस सिस्टम ले लिया जिसके कारण जो फ्लो कर रहा हो। जब हम उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल का डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ऐसा होता है कि जो ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम पानी की डेप्थ में जाते रहेंगे उनकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम, जैसे किसी फ्लूइड के बीच में हमने ये मॉलिक्यूल्स की एक लेयर कंसीडर कर ली, तो अब हमने क्या करा था कि फ्लूइड को कंटिन्यूम माना था कि फ्लूइड एक सॉलिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब अब इन जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है दो फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके कारण क्या होता है कि
जो फर्स्ट लेयर जो फास्ट मूव कर रही होती है, जो फर्स्ट लेयर जो फास्ट मूव कर रही होती है और जो नीचे वाली लेयर होती है, उनके बीच में फोर्सेज होती है, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसके कारण क्या होता है कि जो नीचे वाली जो लेयर होती है उनमें धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करने शुरू कर देती है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने दो पर्सन ले लिए ए और बी, क्या करा कि ए और बी को आपने दोनों ने बांध दिया। अब ए जो है वो फास्ट मूव कर रहा है एज कंपेयर टू बी, तो क्या होगा कि बी जो है दोनों को एक कांस्टेंट वेलोसिटी तक ही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब ए फास्ट मूव करेगा तो बी तो पीछे रहेगा, जो बी जो है वो उसे लैग करवाएगा पीछे पीछे, इसके कारण क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ऐसा सेम आप कंटिन्यूअसली बहुत सारे को बांध देंगे तो आप देखेंगे कि भाई जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो इस तरह का आएगा कि भाई जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती रहेगी डेप्थ के अलोंग। और हम एक कंडीशन और मानते हैं, नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन का मतलब होता है जो पार्टिकल्स किसी सरफेस से अटैच्ड है, जो यहाँ सॉलिड बॉडी से नीचे जो अटैच्ड होंगे ये पार्टिकल्स, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी जो पानी की फ्लो कर रही है वो जीरो होगी। जो भी सरफेस की जो पार्टिकल्स जो ग्राउंड पे होंगे, जो मतलब सरफेस पे होंगे, उनकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब हमने पीछे देखा था कि भाई कि हमने एक फ्लूइड की एक बॉडी एज्यूम कर ली, एक कंटेनर सिस्टम कंटेनर यूज कर लिया, कोई फ्लूइड का एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया, तो क्या होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। तो ऊपर जो है कि जो वेलोसिटी है वो u है, जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन टू, जो दो मॉलिक्यूल की लेयर्स के बीच में, उसके वजह से एक स्ट्रेस एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो उसकी वेलोसिटी है जो धीरे धीरे रिड्यूस करता रहेगा। रिड्यूस होने के कारण क्या होगा कि जो वेलोसिटी है डेप्थ के अलोंग डिक्रीज करती जाएगी। जैसे आप ये नीचे वाला डायग्राम देखो, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड की जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो हमने एक फ्लूइड के सिस्टम को अलग अलग लेयर्स में, जो मॉलिक्यूल्स की लेयर में डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये एक और है, तो क्या होगा कि ऊपर वाले की जो वेलोसिटी होगी, जो आपने जो किसी फोर्स एफ की वजह से, वो तो v हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ के अलोंग नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करती रह जाएगी। और नीचे वाली वेलोसिटी की जो नीचे नीचे वाला जो लेयर होगी वो नो स्लिप कंडीशन की वजह से हम एज्यूम कर लेंगे कि वही उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। तो भाई अब फ्लूइड का, जैसे हमने फ्लूइड के दो पार्ट देखे थे, जो थे लिक्विड और गैस। फ्लूइड के दो पार्ट थे, लिक्विड और गैस। अब वैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड करते हैं, जो फ्लूइड को का क्लासिफाई करते हैं, तो फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आइडियल फ्लूइड्स और एक होते हैं रियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड जो होंगे जिसमें वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगी वो जो कांस्टेंट रहेगी। अगर आपने किसी भी एक पार्टिकल्स को जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, मतलब जिसमें जैसे आपने पहले वाला केस देखा था, इसमें आपने देखा था कि भाई जो वेलोसिटी है प्रोफाइल जो डिक्रीज करती रहती है, ठीक है, किसी भी शियर स्ट्रेस के एक्ट करने पे, मतलब जो इंटरमोलिकुलर कोहेजन जो उनके बीच में होगा उसके वजह से ये वेलोसिटी जो है डिक्रीज करती रहती है। पर जो हमारे आइडियल फ्लूइड्स होंगे, जो आइडियल, जो हम सिर्फ इमेजिनरी फ्लूइड्स है, उनमें क्या होता है कि शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता, उनमें जो होता है वो शियर स्ट्रेस जीरो होता है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज जीरो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं हम जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो रहा है दो लिक्विड की लेयर्स के बीच में, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, जिसके कारण जो फ्लो की वेलोसिटी और जो फोर्सेस डिक्रीज हो रही है, उसको कहते हैं हम विस्कोसिटी। तो इसका मतलब कि जो आइडियल फ्लूइड्स जो होते हैं, जो इसमें शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है, ठीक है।
तो आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0, और इन नेचर आइडियल फ्लूइड जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, और उनमें विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी हम अभी आगे पढ़ लेंगे, और उनमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि भाई एक फ्लूइड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स थी, और हर एक जो लेयर थी उनके बीच में कोहेजन था, और कोहेजन के कारण जो है उनमें शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, जिसके कारण जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही थी जैसे जैसे हम डेप्थ नीचे जा रहे थे। अभी मुझे बता दो किसी को डाउट हो तो। जैसे सर कोहेजन क्या होता है, आप एक बार बता दीजिए प्लीज। जैसे आपने देखा था कि भाई आपको पता है कि भाई एक किसी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतना तो पता है आपको। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, यही पता है आपको। यस सर। हाँ पता है ना। तो अब आपने क्या करा, एक स्क्वायर शेप की यहाँ सॉलिड बॉडी एज्यूम कर ली, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, और उस बॉडी को मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है, जो इस डायग्राम में शो हो रहा है। जैसे ये डायग्राम जो है इसमें शो हो रहा है कि भाई हमने एक फ्लूइड बॉडी ले ली और उसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक स्ट्रिप में मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हर एक स्ट्रिप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और ऐसे ही नीचे वाली जो स्ट्रिप है उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, कोहेजन। ठीक है, और इसी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जो ऊपर वाले को आपने यू वेलोसिटी इंपार्ट कर रखी है, जो आपने यहाँ देख पा रहे हैं, ये यू वेलोसिटी जो इंपार्टेड है। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। ठीक है, उसको कहते हैं हम शियर फोर्स, या फिर कोई भी आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे आप जब भी आप मूव करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो आपको जो सरफेस होता है वो एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो पानी की जो डिफरेंट लेयर्स है उनके बीच में शियर स्ट्रेस लगता है। ठीक है, और उसको हम जो शियर स्ट्रेस एक्ट करता है उसके कारण जो वेलोसिटी है जो पानी की, जो धीरे धीरे, जो हमने इस डायग्राम में दिखाई थी इससे पहले वाली स्लाइड्स में, डिक्रीज करने लग जाती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये जो ऐसी आती रहती है। इस साइड है जॉइन ऑडियो, उस पे क्लिक कर, उसके ऊपर आएगा सब ऐसे, उससे हो जाएगी आवाज। आवाज आई नहीं रही, पता नहीं क्या फिल्म, ये हलवा टी से पता नहीं क्या पड़ा है। कल भी कुछ खास नहीं पढ़ाया था, ऐसे ही बोल देगा, बस समझ में आया नहीं। वो जो पढ़ाते वो समझ आते तेरे को कुछ? कल ही तो पढ़ा था, इससे तो खुद पढ़ता हूँ। हाँ, और ठीक है, फिर दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, आइडियल और रियल फ्लूइड्स। अब आपको पता चल गया कि भाई आइडियल फ्लूइड में कोई शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जैसे अब आपने मान ली एक सिलेंडर है और इस पे जो है एक स्ट्रिप सी घूम रही है, तो आपने इसके नीचे एक आइडियल फ्लूइड रख दिया। तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा, जिसमें शियर स्ट्रेस कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी, तो जो ऊपर वाली जो वेलोसिटी यू से जो घूम रहा है वो इसमें कोई वेलोसिटी इंपार्ट नहीं करेगा। और सिमिलरली जब आप एक रियल फ्लूइड इसके नीचे लगाओगे तो वो एक वेलोसिटी इंपार्ट करेगा इस डायरेक्शन में। किसी को कोई डाउट अभी तक? हाँ सर। सर ये सिलेंडर वाला फिर से समझा देना। जरा देखो, अब आपको ये तो पता चल गया रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, रियल फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस होता है, और जो आइडियल फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस नहीं करता। ठीक है, जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती, तो शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा। तो क्या होगा कि भाई ऊपर वाला जब भी इसके ऊपर से जाएगा तो एक फोर्स लगेगी उस फ्लूइड पे, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होने के कारण क्या होगा कि इस पे कोई भी वेलोसिटी इस लिक्विड पे इंपार्ट नहीं होगी। कोई मतलब जो फोर्स है वो इस लिक्विड पे इंपार्ट, जैसे आप ये वाला डायग्राम कंसीडर करो कि भाई जैसे ये फोर्स इधर यू से मूव करता है लिक्विड जो लेयर है, ठीक है, जो फ्रिक्शन जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में, जो नीचे वाली जो लेयर है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगाती है।
जिसके कारण क्या होता है, इस नीचे वाली लेयर के एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है। लेकिन जैसे ही आप आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे, तो ये जो फ्रिक्शन टाउ जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ये जो फ्रिक्शन है ये एक्ट ही नहीं करेगी। एक्ट नहीं करेगी तो इस वाली लेयर पे जो है कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इस वाली को कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो नीचे वाला जो लिक्विड है आइडियल फ्लूइड के केस में वो मूव ही नहीं करेगा। और जब आप रियल फ्लूइड के केस में आएंगे तो वो लिक्विड मूव करेगा, क्योंकि उसमें एक शियर स्ट्रेस लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो उसकी जो फोर्स है, जो नीचे वाला लिक्विड है उस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन में। अब आपने देखा फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स कि आपने देख लिया कि भाई जो भी फ्लूइड की हम जो फोर्स है जिस पे एक्ट कर रही हो, जब फ्लूइड जब रेस्ट पे हो और मोशन में हो, तो भाई फ्लूइड किस किस तरह से आ सकता है। मतलब आप कैनाल सिस्टम किसी को पता है? तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे ओपन चैनल फ्लो में कैनाल सिस्टम, ठीक है, उसमें लीव्स और एम्बैकमेंट, किसी भी रिवर के अलोंग जो है हम एम्बैकमेंट बनाते हैं ताकि उन जो बैंक्स जो होते हैं रिवर के, जो तट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे हम रिवर ट्रेनिंग में यूज होते हैं। डैम होंगे, इरिगेशन होंगे, और इस तरह से हम जो लास्ट चैप्टर हमारा वो पंप्स, जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, उसमें देखेंगे। अब हाइड्रोलिक्स क्या होता है? हाइड्रोलिक्स में होता है कि जब हम स्पेशली जो पानी से डील करते हैं, ठीक है, जो पानी के फ्लो, उनके कवे, पानी का जो बहना है, पानी को जो स्टोर करना है, उनके लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जो पानी के ऊपर जो प्रिंसिपली बेस्ड होगी, मतलब जो पानी के फ्लो और कन्वेयंस के लिए जो हम कन्फाइनमेंट डैम्स जो रिजर्वर बनाते हैं उसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक्स, जो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वाटर पे ही डिपेंड करता है। अब हाइड्रोस्टैटिक्स वो होता है कि भाई जो स्टडी ऑफ फ्लो, जो पानी को हम एट रेस्ट और स्टैटिक कंडीशन पे जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। अब आपको पता चल गया। अब मुझे ये बता दियो कि भाई पानी जब रेस्ट पे होगा तो शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा या नहीं करेगा? कोई बता दो। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर क्योंकि उनके फ्रिक्शन नहीं होगा सर। यस सर, कोई मूव नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी तो पानी ऐसे रहेगा रेस्ट में। हाँ, एकदम सही है। आपका नाम? सर संजीव। बढ़िया संजीव। उसके बाद हमने पहले देखा था कि भाई फ्लूइड काइनेमेटिक्स वो होता है जिसमें हम पानी के मोशन या फोर्स और फोर्स के इफेक्ट कंसीडर करते हैं। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे जो हमने अभी तक देखे हैं, कोई बताएगा? जो डिफॉर्मेशन होती है, एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी होती है, ये हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में देखते हैं, ठीक है। और फ्लूइड डायनामिक्स जो हमारा ये जो लास्ट है, ये होता है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द फ्लो विद द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो, कि भाई इसमें हम फोर्सेस के भी साथ साथ में स्टडी करते हैं और जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो भी साथ साथ में स्टडी करते हैं। अब फोर्सेस भी 3 तरह की होती है। जो पूरी एक बॉडी पे लगे उसे कहते हैं हम वॉल्यूम फोर्सेस, ठीक है। और वो कौन कौन सी होगी? ग्रेविटी आपकी पूरी बॉडी पे लगती है। जब भी आप ग्रेविटी के लिए एफबीडी बनाते हैं, फोर्स बॉडी डायग्राम, वो पूरे वॉल्यूम पे एक्ट करती है। तो ग्रेविटी इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी, और मास जो है आपका पूरी बॉडी का होता है, ठीक है। सिमिलरली जो प्रेशर फोर्सेज है या टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स है, जो हमने शियर फोर्स देखी थी, शियर फोर्स पैरेलल एक्ट करती है कि सरफेस के या परपेंडिकुलर एक्ट करती है? पैरेलल एक्ट करती है। तो पैरेलल एक्ट करेगी तो ये एरिया फोर्सेस है एक तरह से, जो किसी सरफेस पे एक्ट करती है।
और तीसरी होती है सरफेस टेंशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो किसी लेंथ के अलोंग एक्ट करती है। ये 3 तरह की फोर्सेज होती है। अभी तक के इस चैप्टर में कोई डाउट था मुझे पहले बता दो। बोल दो। सर नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया वो तो बताओगे। सर ये हाइड्रोलिक्स से दोबारा समझा दो। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है सर। तुम हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, अच्छा। हाइड्रोलिक्स क्या होता है कि जो हम पानी जो बहता है, ठीक है, और पानी का जो स्टोरेज है, सिर्फ पानी का, मैं लिक्विड नहीं कह रहा हूँ, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ पानी का, जो पानी के फ्लो और पानी के स्टोरेज के साथ जो हम डील करते हैं, जो मतलब हम उस पर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक्स। और जो पानी और स्टोरेज फ्लो के लिए जो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। आप मुझे बताओगे ऐसा कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो आपने देखा हो। कैनाल सिस्टम जो हम यूज करते हैं कि भाई वो होते हैं कैनाल सिस्टम, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। और पानी को स्टोर करने के लिए क्या होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, डैम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पानी यस सर। अब आपने पूछा था हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है। जैसे आपने देखा कि भाई एक हमने बॉडी ले रखी थी और उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स एफ एक्ट कर रहा था पहले। एक मिनट, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, इस पे फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स एफ की वजह से एक डिफॉर्मेशन आई होगी, क्योंकि पानी की पहले शेप तो एक स्ट्रेट शेप थी, जो अब ये डिफॉर्म हो गया। यस सर। तो अब ये डिफॉर्मेशन जो है, इसको साथ में ये जो वेलोसिटी आई है और इसकी वजह से जो कोई भी एक्सेलरेशन आई हो इस फोर्स की वजह से जो पानी के अंदर, उसको स्टडी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। हम इस फोर्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, इस फोर्स के इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बता दो। अब जो है डिफरेंट तरह की यूनिट्स होती है, आपने डायमेंशंस तो पढ़ा ही होगा कि भाई फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। न्यूटन जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास की यूनिट क्या होती है, किसी को पता है मास की यूनिट? किलोग्राम। केजी। और एक्सेलरेशन की कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन। ये पता है सबको? यस सर। हाँ, तो ये जो केजी है, जो मीटर है और जो सेकंड है, ठीक है, ये बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। यस सर। और केजी को हम जो है किसी की डायमेंशन क्या होती है, केजी की डायमेंशन जो हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं केजी को हम रिप्रेजेंट कैपिटल एम, जो आप नीचे वाली जो टेबल है उसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो लेंथ होती है उसको हम एल से रिप्रेजेंट, एल। और टाइम को हम टी से करते हैं, टेम्परेचर को हम थीटा से करते हैं। इस तरह से ये उनकी इस तरफ में जो बेसिक यूनिट है भाई, क्योंकि डायमेंशंस जो है ये आपको बहुत अभी काम आएगी आगे। तो आप मुझे ये बता दो कि न्यूटन की जो है डायमेंशन क्या होगी? आपको पता है कि M1 MLT minus 2. M1 L1 T minus 2. MLT minus 2. तो ये एकदम सही है कि M1 L1 T minus 2. MLT to the power minus 2. हाँ, ठीक है, सबको आगे समझ गया मैं। अब इसी तरह से वेलोसिटी की क्या होती है? Velocity LT minus 1. हाँ, तो इस तरह से अब मुझे आप ना प्रेशर की बता दो। वैसे प्रेशर की यूनिट क्या होती है, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले। पास्कल भी कह लो, पास्कल कह लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो, जो इस तरफ से डिराइव्ड है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M1 MLT minus 2.
ml minus m1 1 L0 t minus 2. अच्छा इसकी करके देख लेते हैं। न्यूटन की क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। हाँ तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, हाँ ठीक है। तो केजी क्या आई, m सेकेंड, टाइम की क्या आई, t माइनस 2, और लेंथ की क्या आई, ml माइनस 1। तो क्या आई, ml माइनस 1 और t की भी माइनस 2, minus ठीक है। इसी तरह से आप डेंसिटी पता है क्या होती है, mass upon volume होता है, तो मास तो अपॉन ml 3 ml माइनस 3, ml minus 3 sorry ठीक है। yes sir इस तरह से कोई एनर्जी की निकाल के बता दो। एनर्जी की जूल होती है सर उसकी तो क्या, ml2 t-2 क्या कैसे निकाली आपने, यूनिट क्या होती है एनर्जी? सर दिखाई तो दे रहा है स्क्रीन। हाँ वो तो चलो स्क्रीन ठीक पे है। सामने देख। एनर्जी मान लो आपने ले ली न्यूटन मीटर, मतलब फोर्स इनटू कोई भी डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा मीटर, ठीक है। तो और जो हम इसकी निकाल ली थी हमने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर, तो m l स्क्वायर और t माइनस 2, ये आ जाएगी इसकी एनर्जी की। तो आप क्या करना, एक एक ये ना आप निकाल कर देख लेना, ये आपके आगे काम आएगी, अभी पेपर्स में ये शायद तक आपसे पूछेंगे, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस होते हैं कि भाई टेरा की जो प्रीफिक्स यूनिट है टी है, 10 की पावर 12 है, गीगा की जी 10 की पावर 9 है, ये आगे आपके यूज आ सकते हैं। मुझे बता दो अभी तक पहले चैप्टर में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो? सर इनके नोट्स मिल जाएंगे? हाँ नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, बुक्स मैं आपकी आज क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। तो अब किलो न्यूटन को कोई बताएगा मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, कि आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे किलो न्यूटन की, आप पेपर में लिखेंगे तो के बड़ा लिखोगे या छोटा लिखोगे? बड़ा सर, छोटा के छोटा आएगा और एन बड़ा आएगा, इसे कहते हैं किलो और न्यूटन, एन बड़ा आएगा, ठीक है। बाकी तो ये आप यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट्स के आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। अब अगला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जैसे हमने यहाँ सिलेबस में देखा था कि भाई अपने प्रॉपर्टीज, जो सेकंड चैप्टर है फ्लूइड का, तो फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी होती है मास डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई मुझे बताओ कि अगर हम मून या किसी जगह पर चले जाएंगे तो मास किसी का चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। सर ओनली वेट चेंज होगा नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें एक्ट करता है कि भाई मास कभी क्रिएट नहीं कर सकता और मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं भी नहीं कर सकता। तो इससे ठीक है, यस सर। ये हम आगे हम यूज करेंगे कंटिन्यूटी प्रिंसिपल में, ठीक है, कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और सेम प्रिंसिपल होता है एनर्जी का, जिसमें एनर्जी जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड और कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी एनर्जी में लॉसेज होंगे तो वो किसी और हीट एनर्जी या किसी और एनर्जी में चेंज हो सकती है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल में कि भाई एनर्जी के प्रिंसिपल। तो हमारे दो कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम आगे यूज करेंगे। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। वैसे मरकरी की 13,000